एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हो? किसी भी शिफ्ट किसी भी डे में आपका एग्जामिनेशन है। जुड़ना मत भूलना 21 फरवरी शाम 7 बजे से दोस्तों। लाइव जुड़ने वाले बच्चों को ऐसे सवालों की पीडीएफ मिलेगी जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नहीं जुड़े तो रिग्रेट होगा, क्योंकि वो सेशन प्राइवेट भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 24/7 पे आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई 20th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ओके, कल की न्यूज़ पर बेस्ड एमसीक्यूज भी रहेंगे, काफ़ी कुछ रहेगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। ओके, सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को मेरे दोस्त विद द मोटिवेशनल कोट। आज का कोट भी काफ़ी बढ़िया है। कोट इसकी बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये तो मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि खुद पे ट्रस्ट करो। यही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे ले जाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी मेरे भाई। ओके, और देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि लाइफ इज नॉट इजी। अगर आप लाइफ को ये समझ रहे हो कि लाइफ बहुत इजी है, स्मूथ है, अगर समय काटना है तो एक अलग बात है। जीवन में कुछ करना है तो लाइफ इजी नहीं होने वाली। आपको अपनी तरफ से चीजें करनी पड़ेंगी, प्रयास करने पड़ेंगे, और उन प्रयासों में देखो हमेशा सफलता मिले ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, ज्यादा चांसेस यही रहते हैं कि आप गिरोगे बार बार, और उठने के लिए अपने को अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा। कितने प्रयास करने पड़ते हैं तब जाकर एक बार सफलता मिलती है। तो खुद पे भरोसा रखिए मेरे भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही? खुद पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, जय श्री राधे करिए। बाकी पहला सवाल आपके सामने, वो एआई चैटबॉट कौन सा है जो इलॉन मस्क की एक्स एआई ने डेवलप किया है, और कहा जा रहा है कि वो गूगल जेमिनाई, डीप सीक V3, ठीक है, क्लाउड, ओपन एआई, GPT-4o, ठीक है, इन सबसे बेहतर है। इन सबको उसने पीछे छोड़ दिया, ऐसा क्लेम किया जा रहा है मेरे भाई। फटाफट बताइए, इसका आंसर करिए। सो आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मेरे भाई, ग्रॉक 3। ओके, ग्रॉक 3। नेक्स्ट, what is the name of wholly owned subsidiary of IREDA that has received provisional registration as the finance company at the Gujarat Gift City? अभी हुआ क्या है कि गुजरात गिफ्ट सिटी में एक कंपनी है, उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो एक फाइनेंस कंपनी के तौर पर काम कर सकती है। IREDA की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। सवाल बहुत सिंपल सा है, इसका नाम क्या है मेरे भाई? इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पर IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड। नेक्स्ट, किस देश में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसने कैंपा कोला लॉन्च किया है ग्लोबल स्टेज पे? कैंपा कोला, तो इट इज लॉन्च इन UAE। ओके, इसको UAE में लॉन्च किया गया है। कहां पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में। यूनाइटेड अरब अमीरात में। व्हाट इज द नेम ऑफ AI पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय दी जोमैटो? जोमैटो द्वारा लॉन्च किए गए एक AI संचालित ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म का, इसका नाम है नगेट। ओके, नगेट इसका नाम है, नगेट। इंडिया का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट कहां पर इंस्टॉल हुआ है? ठीक है, पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर। व्हाट इज द थीम ऑफ पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का थीम क्या है, विषय क्या है? तो यह है आपका उन्नत कृषि विकसित भारत। उन्नत कृषि विकसित भारत। ओके, कहीं पर अगर गलत हो तो मेरे भाई करेक्ट कर देना, ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से यही सारे करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया फॉर कलेक्टिंग एंड साइंटिफिकली डिस्पोजिंग ऑफ एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड ड्रग? तो समाप्त हो चुकी और अप्रयुक्त दवाओं को इकट्ठा करने और वैज्ञानिक रूप से नष्ट करने के लिए भारत में शुरू की गई पहली सरकारी पहल का क्या नाम है? पहली सरकारी पहल, तो ये है एन प्राउड। ओके, एन प्राउड। ये कौन सा स्टेट है यहाँ पर? तो मेरे भाई केरल पहला स्टेट है। ओके, 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई। नेक्स्ट, वो बैंक कौन सा है जिसने एक स्त्री सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया अपने 101 पे 101st फाउंडर्स डे पर? ओके, 101st फाउंडर्स डे पर। तो ये है यहाँ पर कर्नाटक बैंक। ओके, कर्नाटक बैंक। अभी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रहा था, Q3 का डेटा आया था, रिजल्ट आया था। उसके हिसाब से अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये रहा था 6.4%। ओके, 6.4
प्रतिशत, ठीक है, 6.4% मेरे भाई। क्लियर? नेक्स्ट, according to the India Cellular Electronics Association, what is the projected mobile export value for fiscal year 24-25? हाँ मुनीर खान कवर है भाई, इनफ है। बस कोशिश करो आरबीआई रिलेटेड न्यूज पर भी पैरेलली फोकस करते रहो। ओके, आंसर बनता है 1.8 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़। ओके, 1.8 लाख करोड़। नेक्स्ट, 2016 के बाद से since its launch in 2016, how much has been disbursed under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना to compensate farmer for crop losses? तो crop losses से farmers को compensate करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितना अभी तक डिसबर्स किया गया? जब से लॉन्चिंग हुई है तब से मेरे भाई, जब से लॉन्चिंग हुई है। देखो क्वेश्चन आप पढ़े नहीं हो, मैंने क्या पूछा था? मैंने कहा था कि अभी तक यहां पर प्रोजेक्टेड कितना है एक्सपोर्ट, मोबाइल एक्सपोर्ट प्रोजेक्टेड कितना है? जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो 1.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट सिर्फ 10 महीने में कर चुकी है क्रॉस, अप्रैल से लेके जनवरी तक। और इस फिस्कल में हमने लक्ष्य कितना रखा है कि हमारा टारगेट क्या है? 1.8 लाख करोड़ का। जल्दबाजी में यही गड़बड़ करते हो। ऑप्शन यहाँ पर दोनों थे, लेकिन मैंने 10 महीने नहीं पूछते हुए मैंने 12 महीने का पूछ लिया कि 12 महीने का प्रोजेक्टेड कितना है मोबाइल एक्सपोर्ट वैल्यू, और फिर कहते हो कि सर गलत हो गया पेपर में सवाल आते हुए। ठीक है, यहां पर कितना है? 1.75 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़ मेरे भाई। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 विच इंडियन कंपनी हैज बीन रैंक्ड सेकंड ग्लोबली सरपासिंग ब्रांड लाइक एप्पल, नाइकी? तो ये यहाँ पर रिलायंस है। रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर पहले नंबर पर आया। ओके, रिलायंस ने यहाँ पर मतलब सॉरी पहले नंबर पे तो सैमसंग रहा है, दूसरे नंबर पे रिलायंस है, तीसरे पे एप्पल है, चौथे पे नाइकी है और पांचवे पे ASML है, ASML। ओके, नेक्स्ट, किस देश में इंडियन नेवी की जो एक शिप है INS शार्दुल और P-8I एयरक्राफ्ट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में मेरे भाई। वहीं पर एक एक्सरसाइज में भी ये पार्टिसिपेट किए हैं। उस एक्सरसाइज मतलब वो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, उसका नाम है कोमोडो। ओके, कोमोडो। ओके, कोमोडो मेरे भाई, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, एट व्हाट एज डिड जी कमालिनी बिकम यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन वीमेन प्रीमियर लीग? वीमेन प्रीमियर लीग में किस उम्र में ये यंगेस्ट बन गई है? इनसे पहले एक 16 साल 263 दिन में डेब्यू किया था। ओके, उनका नाम था शबनम शकील। ओके, गुजरात जायंट के लिए। और ये जी कमालिनी ने किया मुंबई इंडियंस के लिए। 16 साल 213 दिन। ओके, 16 साल 213 दिन। ओके, नेक्स्ट लास्ट सवाल, फिर आज की न्यूज पर बढ़ेंगे। वो यूनिवर्सिटी कौन सी है जो प्लान कर रही है, अभी ये प्लानिंग कर रही है अपना एक कैंपस सेंटर बनाने के लिए गिफ्ट सिटी में विद एन इन्वेस्टमेंट 5 से 10 मिलियन US$ के इन्वेस्टमेंट के साथ? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है, ये गलत लिखा आंसर नंबर 3 होगा यहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिगो। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिगो। आउट ऑफ 15 आपके आंसर कितने हैं करेक्ट हो रहे हैं? जरा प्लीज मुझे स्कोर बता सकते हैं आप लोग? डेली बेसिस पे 3 बजे मेरे दोस्त क्विज कंडक्ट होता। आज भी जो न्यूज है उन पर बेस्ड क्विज किया जाएगा 3 बजे। जीए भाई आशीष गौतम टेलीग्राम ग्रुप में मेरे भाई। 1,31,000 के आसपास यहाँ पर आसपास क्या क्रॉस है मेरे भाई। 1,31,600 के आसपास बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। डेली बेसिस पे इस पे क्विज होता है। चलो अब बढ़ते मेरे भाई, इसको जरा अपना जरूर शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम MLA है रेखा गुप्ता और दिल्ली की ये नई चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग देखे यहाँ पर तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज जी रही हैं, शीला दीक्षित जी रही हैं। ओके, और उसके बाद फिर अतिशी जी रही हैं, और अब जाकर यहाँ पर एक और महिला मुख्यमंत्री देखने को मिल रही हैं और इनका नाम है रेखा गुप्ता। ओके, फर्स्ट टाइम MLA है। वैसे तो
नाम इनका नहीं इतना हाईलाइटेड था मेरे भाई कि ये मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन हाँ बीजेपी हमेशा से ही ऐसा रहता है कि अनएक्सपेक्टेड रहता है, लोगों के लिए सोचा नहीं होता, वो नाम सेलेक्ट करती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर विच विल बी लीड बाय द वीमेन चीफ मिनिस्टर अगेन एज द बीजेपी, रेखा गुप्ता मतलब ये समझ लीजिए फर्स्ट टाइम एमएलए है फ्रॉम शालीमार बाग और इनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इन्होंने आम आदमी पार्टी की अतिशी इनको सक्सीड किया है। बात समझ में आ रही है? बीजेपी की जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली में वो थी सुषमा स्वराज जी, जो कि इस टॉप पोस्ट पर रही थी 52 डेज 1998 में मेरे भाई। ओके, शी वाज सक्सीडेड बाय, इनको फिर रिप्लेस किया था शीला दीक्षित जी ने। ओके, शीला दीक्षित ने काम संभाला था। आई होप इतनी सारी चीजें आपके क्लियर होंगी मेरे भाई। ओके, अब एक आप छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए पूछ रहा हूं, आप लोग आए हो मतलब आप लोगों के लिए ये एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ये किस नंबर की मुख्यमंत्री बनी है? किस नंबर की मेरे भाई? क्या ये 9वें नंबर की बनी है? क्या ये 10वें नंबर की मुख्यमंत्री बनी है? क्या ये 12वें नंबर की मुख्यमंत्री बनी है? आराम से ढूंढिएगा। रेखा गुप्ता से पहले अतिशी थी, अतिशी से पहले अरविंद केजरीवाल जी थे, उनसे पहले शीला दीक्षित जी थी, उनसे पहले सुषमा स्वराज जी थी, उनसे पहले साहिब सिंह वर्मा थे, उनसे पहले मदन लाल खुराना थे। तो आराम से ढूंढिएगा, इसका जवाब दीजिएगा मेरे भाई। ओके, अगला एक संस्था, इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड टू मरीन नेविगेशन इन सिंगापुर। तो सिंपल शब्दों में संस्था का नाम पहले याद रखिए, IALA। ओके, संस्था का नाम क्या है मेरे भाई? IALA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड टू मैरीन नेविगेशन। और भारत यहां पर वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है इसका। ओके, सिंगापुर में भारत इसका वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। तो इंडिया इलेक्टेड टू वाइस प्रेसिडेंसी, भारत को वाइस प्रेसिडेंसी के लिए चुना गया है IALA संस्था का। टीके रामचंद्रन साहब है, इन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया था जिसमें काफी लोग गए थे। असल में जो फर्स्ट जनरल असेंबली रही थी IALA की वो सिंगापुर में रही थी। इससे पहले ये NGO हुआ करता था, अब ये IGO हो गया, NGO से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ओके, 1997 में। पर्पस क्या है? ये कहता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और जो बेस्ट प्रैक्टिस है सेफ और एफिशिएंट नेविगेशन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, सुरक्षित और कुशल नौवहन के लिए, सेफ और एफिशिएंट नेविगेशन के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें यहां पर इसका पूरा कंट्रीब्यूशन है संस्था का IALA का। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 में। 1957 में इसकी पहली जनरल असेंबली रही है सिंगापुर में। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में सेक्रेटरी है टीके रामचंद्रन, उन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया। तो भारत यहां पर उपाध्यक्ष चुना गया है। ओके, डन। IALA जो काउंसिल मीटिंग है दिसंबर 2025 में उसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है। IALA कॉन्फ्रेंस जनरल असेंबली सितंबर 2027 में ये मुंबई रहेगी। इस न्यूज को जब मैं पढ़ रहा था ना, सबसे आखिरी में यही वाला पॉइंट लिखा था जो सबसे कीमती है कि IALA काउंसिल मीटिंग ये दिसंबर 2025 में इंडिया होस्ट करने जा रहा है। IALA कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली सितंबर 2027 में मुंबई होस्ट करने जा रहा है। क्लियर है गाइस? डन। चलो, 2 अपॉइंटमेंट हुए, एक देश के आधार पर हुआ है मेरे भाई, एक व्यक्ति के आधार पर हुआ है। तो कुछ एक नाम भी हम लोग पढ़ लेते हैं जो रिसेंटली हम लोगों ने देखे हैं अपॉइंट हुए हैं। हीरो मोटो कॉर्प मेरे भाई, इसके भी हेड बने विक्रम काशवेकर। ओके, विक्रम काशवेकर। अभी इनको एक्टिंग CEO बनाया गया है, एक्टिंग CEO विक्रम काशवेकर। एक नाम और याद रख सकते हो, गोपाल विट्टल का। ओके, गोपाल विट्टल को क्या बनाया गया? GSMA बोर्ड। ओके, गोपाल विट्टल ये भारतीय एयरटेल में वाइस चेयरमैन है। ओके, और मैनेजिंग डायरेक्टर है मेरे दोस्त। अभी इनको अध्यक्ष बना दिया गया है इसका। ओके, GSMA बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। सिटी बैंक इसके जो इंडिया हेड बने हैं, इंडिया हेड, इनका नाम है के बाला सुब्रमनियन। ओके, के बाला सुब्रमनियन। जो अभी CEC बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ओके, जो अभी एक इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इनका नाम है विवेक
को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। जो पीडी सिंह है, पीडी सिंह, इनको सीईओ बनाया गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। ओके, सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड। एक है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, इसके सीईओ का नाम है सलीला पांडे। क्या नाम है मेरे भाई? सलीला पांडे। एक है विप्रो कंसल्टिंग, क्या नाम है भाई? विप्रो कंसल्टिंग। जो विप्रो कंसल्टिंग है, इसके अभी जो मैनेजिंग पार्टनर और ग्लोबल हेड बने मेरे भाई, मैनेजिंग पार्टनर ग्लोबल हेड, इनका नाम है अमित कुमार। ओके, अमित कुमार इनका नाम है। और क्या याद रख सकते हो? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट चुने गए, वो भी 73वें प्रेसिडेंट चुने गए 2025 और 26 टर्म के लिए। ओके, इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे चरणजीत सिंह नंदा। और जो आईसीएआई के अब वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ये है डी प्रसन्ना कुमार। ओके, डीपी कुमार। अभी शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। और भी ब्रांड एम्बेसडर है, इसमें एक नाम है सरफराज अहमद का। ओके, कल पाकिस्तान हार गया न्यूजीलैंड से। ओके, ये पाकिस्तान से है। टिम साउदी, ओके, टिम साउदी ये न्यूजीलैंड से है। और एक है शेन वॉटसन मेरे भाई, ये ऑस्ट्रेलिया से है। ओके, एक और याद रख सकते हो, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का जिनको कैप्टन बनाया गया है, उनका नाम क्या है? रजत पट्टीदार। तो अभी तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं आपके फरवरी महीने में, वो सारे अपने रिवीजन के तौर पे डन हो गए मेरे भाई। एक और याद रख सकते हो, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बार्ट डे वेवर। ओके, वाट डे वेवर मेरे दोस्त। इवन एक नाम और याद रख सकते हो, जस्टिन होटार्ड। ठीक है, ये सीईओ बने हैं नोकिया के। ठीक है, पैक्का लुंडमार्क की जगह पे। ओके, पैक्का लुंडमार्क की जगह पे जस्टिन होटार्ड को नोकिया का सीईओ बनाया गया। नोकिया मेरे भाई फिनलैंड की एक कंपनी है। ओके, और जो जस्टिन होटार्ड है, ये इंटेल के एआई और डेटा सेंटर लीडर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। देखिए, 2025 का जो G20 समिट है, इसको होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। तो उससे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग रहेंगी वो साउथ अफ्रीका ही मेरे भाई होस्ट करेगा। ये बेसिक बात है मेरे दोस्त। मतलब ये जैसे भारत में G20 रहा था, तो जितनी भी मीटिंग रही थी भारत ने होस्ट की थी उससे संबंधित, वैसा ही यहां पर भी साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ये साउथ अफ्रीका जा रहे हैं G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि आपकी जोहानिसबर्ग में रह रही है। ओके, जोहानिसबर्ग में। साउथ अफ्रीका ने प्रेसिडेंसी जो ली है वो 1 दिसंबर 2024 को ली है। ये नवंबर 2025 तक इसको हेड करने जा रहा है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा 2024 वाला समिट होस्ट किया था ब्राजील ने। ओके, 2025 वाला समिट होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। एग्जामिनर ये दोनों ना पूछते हुए ये पूछ लेगा 2026 का समिट कौन होस्ट करेगा। प्लीज यार एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर पता हो तो। ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा है। G20 में 19 लीडिंग इकोनॉमीज हैं, साथ के साथ साथ यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। दो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी है, दो मतलब ग्रुप है यहाँ पर, एक यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 21 मेंबर हैं इसके। ये 21 मेंबर 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला पॉइंट आया था मेरे भाई, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का ये 75% रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन इन सबको जोड़ने से बनती है। ओके, अबाउट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। द प्रेसिडेंसी रोटेट एनुअली अमंग दी मेंबर्स मेरे भाई। यूएसए होस्ट करने जा रहा है। यस, गुड मेरे भाई, यूएसए होस्ट करने जा रहा है। वेल डन यूएसए। अच्छा ये बताइए, जैसे G7 समिट है 2025, अगर मैं गलत हूं तो मुझको प्लीज करेक्ट करना। ये कनाडा होस्ट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा है जो हाईलाइटेड रहता है? G7 हो गया, ठीक है, कनाडा।
ठीक है, और G20 हो गया, G20 क्लियर हो गया। 2025 साउथ अफ्रीका, हाँ जी, ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट 2025 ये कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? क्वाड 2025 ये इंडिया होस्ट करने जा रहा है। ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा ब्राजील। ठीक है, एक है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन समिट, तो आसियान समिट 2025, ये अपने होमवर्क में लिखिए ये कौन होस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, जितेंद्र सिंह साहब ने इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है, इसका उद्घाटन किया है। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया है? तो मिनिस्टर साहब के द्वारा किया गया। ओके, तो आप देखेंगे वॉल है, उस पर मेरे दोस्त आर्ट्स बनी हुई है। ठीक है, तो उसी को यहां पर कहा गया है इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। इसको नई दिल्ली में जो मौसम भवन है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। तो जितेंद्र सिंह साहब, इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, मौसम भवन, नेशनल कैपिटल नई दिल्ली। ये कह रहे हैं कि जो IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी जो 150 साल की जर्नी रही है, ओके, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई। ओके, अच्छा न्यूज है। इसको ना दिल्ली जो स्ट्रीट आर्ट है उसके साथ मिलकर बनाया गया है, दिल्ली स्ट्रीट आर्ट, दिल्ली स्ट्रीट आर्ट मेरे भाई। ओके, अब चलो थोड़ा IMD के बारे में पढ़ लेते हैं। IMD मौसम भवन स्पेशल आर्ट्स, ओके, फीचर 2038 यूनिक, ये सब बातें पढ़ लेना। यहां से आते हैं IMD मेरे दोस्त। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक इंडियन एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की। ओके, और बेसिकली अगर बोले तो जितने भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग होती है, सिस्मोलॉजी होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ओके, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 में, 1875 में हुई थी, 1875 में। और वर्तमान में अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा। ये काफी न्यूज में रहते हैं मेरे भाई, मृत्युंजय मोहपात्रा। ठीक है, मोहपात्रा, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, गूगल ने अभी मेरे दोस्त एक वर्क प्लेस अनवील किया है, वर्क प्लेस है जिसको नाम दिया उन्होंने अनंता। अनंता लार्जेस्ट कैंपस है इंडिया में, अनंता। ओके, संस्कृत के शब्द से लिया गया है मेरे भाई, इनफाइनाइट लिमिटलेस। ओके, तो गूगल ने अभी एक लार्जेस्ट कैंपस इंडिया में अनवील किया है, अनंता, जिसका नाम है इनफाइनाइट लिमिटलेस इन संस्कृत। लार्जेस्ट कैंपस में से है ये विश्व के वर्ल्ड में मेरे भाई। ओके, इट इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। 5000 से ज्यादा की यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी है मेरे भाई, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में भी कहां पर? महादेवपुरा में इसका उद्घाटन किया गया, महादेवपुरा में, महादेवपुरा में। है कि नहीं अच्छी न्यूज? मतलब ये सोच लीजिए एग्जाम का सवाल मिल गया मेरे भाई, आपको मिल गया, मतलब आना ही है, कोई नहीं रोक सकता है इसको दोस्त। ओके, आगे बढ़े, गूगल की बात कर लेते हैं। CEO का नाम क्या है गूगल के? सुंदर पिचाई। ओके, तो गूगल बेसिकली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। आई थिंक सो इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है। ओके, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, उसका नाम याद रख लेना, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। बेसिकली उसके सब्सिडरी एक गूगल है। ओके, और अल्फाबेट कॉर्पोरेशन, बस उतना ही याद रखिए। उसका हेडक्वार्टर बता सकते हो? गूगल, इसका अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर। आपको सर ये भी एग्जाम में आता है भाई, अगर पूछ लिया कभी, इतनी बड़ी कंपनी है, पूछ ले अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर। CSIR NASD ने समझौता किया इंडो नेपाल साइंटिफिक कोऑपरेशन के लिए। तो एक बड़ा समझौता है ये वाला, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये भारत की संस्था है, नेपाल की NSIT है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर समझौता हुआ है साइंटिफिक कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए। ओके, साइंटिफिक कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए इंडिया नेपाल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MOU किया है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम करेंगे। एग्रीमेंट भारत की तरफ से एन कलाई सेल्वी जी के द्वारा हुआ था, जो कि CSIR की महिला डायरेक्टर जनरल है। ओके, CSIR की मेरे भाई महिला डायरेक्टर जनरल है। क्लियर है? ठीक है, अब बाकी यार ये नेपाल वाली संस्था का नाम
ना पढ़ो तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, आप इतना याद रख लीजिए CSIR और NAST के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए मेरे भाई समझौता हुआ है। ओके, CSIR के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। CSIR ये कब बना था? ये 1942 में 1942 में बना था। एन कलाई सेल्वी तो मैंने बता दिया डायरेक्टर जनरल है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक हेडक्वार्टर और पूछ लेगा, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है मेरे भाई। ओके, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंटिफिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है, बस इतना याद रखना। ये पूछ लेगा एक चीज और, मतलब पूछ लेता अक्सर कि मंत्रालय पूछ लेता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है DSIR है उसके अंतर्गत है। DSIR यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड फिर से सुनिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अंतर्गत ये संस्था, ओके, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, ट्राइफाइड ने एक समझौता किया मीशो के साथ। मीशो के साथ आप लोगों ने काफी शॉपिंग वगैरह की होगी कभी मीशो वीशो से मेरे भाई। ओके, तो मीशो है क्या? मीशो बेसिकली एक इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल कॉमर्स पर फोकस करता है। ओके, इसमें ये अलाउ करता है कि आप और हम या स्मॉल बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन इसके पोर्टल के माध्यम से बेच सकते हैं। ओके, इवन सोशल मीडिया चैनल व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके माध्यम से भी आप बेच सकते हैं, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो एसेसरीज हो, या फिर होम गुड्स हो, या फिर और भी कोई भी सामान। अब ट्राइफाइड इसमें आया है तो ये ट्राइबल जो कम्युनिटीज है उन्हीं के प्रोडक्ट को आगे ले जाना चाहता है। ओके, ट्राइफाइड उन्हीं के लिए यहाँ पर मीशो के साथ टाई अप कर रहा है, IFCA के साथ टाई अप कर रहा है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ समझौता कर रहा है मेरे भाई। तो ये कहते हैं यहाँ पर कि हमने समझौता किया है, हम यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंट्री लेता मीशो के साथ, इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन के साथ और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। किस चीज के लिए? ट्राइबल बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। ओके, डन। ट्राइफाइड के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था जब आदि महोत्सव के बारे में चर्चा की थी कि ट्राइफाइड जो संस्था है ये ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत। ओके, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके तहत मेरे दोस्त एक संस्था है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब वो काम कैसे करती है? ये कहती है कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट है, जो ट्राइबल प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग डेवलपमेंट का काम इसी का है। बात समझ रहे हो? तो ये कहते हैं कि भाई सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज का, कि भाई जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी रीच लोगों तक पहुंचाई जाए। बात समझ आ रही है? अभी ये इसने क्या ऑर्गेनाइज किया? आदि महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया है। आदि महोत्सव वही आदि महोत्सव जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ओके, ये जरूर याद रख लेना। इवन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है ये नाम जरूर याद रख लेना, जुआल ओरम इनका नाम है, जुआल ओरम, ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है। ओके, बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आदि महोत्सव के दौरान ये समझौता रहा था। ओके, मीशो हो गया, ये हो गया। IFCA क्या है? IFCA बेसिकली एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो IFCA है मेरे भाई, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन, एक बेसिकली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कुलिनरी आर्ट होती है इंडिया में उसके प्रमोशन और उसके डेवलपमेंट का काम करती है। गौर फरमाइएगा, उसके प्रमोशन और उसके डेवलपमेंट का ये काम करती है। ओके, जो पाक कला होती है ना उसके बारे में बात की जा रही है। और बाकी और क्या बचा? कुछ बचा? MGRI बचा, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने का काम करता है। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड ने अभी अपना स्वदेशी जो नेवल वेसल है उसको NAVDEX, ओके, यहां पर शोकेस किया था। नेवडेक्स 2025 में एक नेवल डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन है। गौर फरमाइएगा, एक नेवल डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन में अभी एक संस्था है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, इसने अभी अपना वो जो कहते हैं कि मेरे दोस्त वेसल है, शिप है, उसको दिखाया था, उसको उसकी प्रदर्शनी की थी। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर डिफेंस शिप बिल्डिंग यार्ड है और अभी फास्ट पेट्रोल वेसल जो उसने स्वदेशी डिजाइन किए, ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो उसने बनाया वो नेवडेक्स में, अबू धाबी में ये नेवडेक्स रही थी, इसको जरूर याद रख लेना। अबू धाबी में ये नेवडेक्स रही थी,
क्लियर है गाइस? न्यूज बढ़िया ये वाली। फास्ट पेट्रोल वेसल ऑन डिस्प्लेज अ 50 मीटर लॉन्ग हाई स्पीड क्राफ्ट कैपेबल ऑफ रीचिंग 35 नॉट। ये उसके बारे में बता रखा है कि इन हाउस इसको जीएसएल ने डिजाइन किया था और बनाया था। ठीक है, पेट्रोलिंग के लिए, एंटी स्मगलिंग के लिए, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, अब देखो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, वेन्यू पूछ लेगा, किस संस्था ने दिखाया था यहाँ पर वो पूछ लेगा, या फिर जीएसएल के बारे में पूछ लेगा। तो जीएसएल जो है ये आपका 1957 में 1957 में बना था, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओके, और पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गोवा में इसका हेडक्वार्टर है, वास्को डिगामा में। ओके, वास्को डिगामा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई। और बी के उपाध्याय जी यहाँ पर, ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी इसके सीएमडी है। ब्रजेश कुमार उपाध्याय इसके सीएमडी है। ओके, नेक्स्ट, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 का नाम हो चुका है रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021। अब आप कहोगे सर इसमें अंतर क्या है? अंतर है, पहले यहां पर ओम्बड्समैन की जगह हिंदी में लिखा रहता था लोकपाल, लेकिन ये यहां पर जो लोकपाल अधिनियम है उसके तहत लोकपाल शब्द का इस्तेमाल एक उस एक्ट के तहत, उस सेक्शन के तहत जितनी संस्थाओं का निर्माण हुआ है सिर्फ उनके लिए हो पाएगा। आगे बताऊंगा। तो आरबीआई की जो ओम्बड्समैन स्कीम है इसमें से लोकपाल शब्द की जगह अब यहां ओम्बड्समैन शब्द ऐड कर दिया गया हिंदी में, जब इसका आप हिंदी अनुवाद करते थे। ओके, बजाय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना। बात समझ में आ रही है? आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अभी तो मैंने इससे रिलेटेड एक एनुअल रिपोर्ट भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो मेरे भाई, काफी डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है क्या? वो भी समझ लेंगे। तो यहां पर कहते हैं कि जो लोकपाल, देखो ये पढ़ना, संसद द्वारा अधिनियमित इस अधिनियम में लोकपाल शब्द का प्रयोग विशेष रूप से 2013 के अधिनियम की धारा 3 के तहत 16/1/2024 से लागू होने के आधार पर स्थापित निकाय के लिए किया गया है। मतलब ऐसी बॉडी जो स्टैब्लिश हुई है बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट ऑफ 2013, उन्हीं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 16/1/2024। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि इसलिए इस नाम को हटाना पड़ा। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ये एक इसके माध्यम से हम एक संस्था का निर्माण करते हैं। ओके, बॉडी ऑफ लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर स्टेट। तो मतलब ये कहते हैं कि यूनियन के लिए लोकपाल बॉडी बनाई जाती, बॉडी ऑफ लोकपाल, और बॉडी ऑफ लोकायुक्त बनाई जाती है स्टेट्स के लिए। किस चीज के लिए? कि जो एलिगेशन लगे हैं करप्शन के अगेंस्ट दी सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज, जो पब्लिक फंक्शनरीज है उनके अगेंस्ट में जो भी करप्शन के चार्जेस होंगे उनकी इंक्वायरी करने के लिए। ओके, और आगे बोलते हैं ये जो एक्ट है ये यूज करता है लोकपाल शब्द को स्पेशली इस बॉडी के लिए, और इसलिए यहां पर वही मतभेद, मतलब मतभेद तो नहीं बोलूंगा, ये तो गलत शब्द होगा मेरे भाई। ठीक है, डन। रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को 2021 में लॉन्च किया था। कॉस्ट फ्री रिडर्सल प्रोवाइड करता है कस्टमर कंप्लेंट को। इसे अपनी भाषा में बताऊं तो आपके आज के समय में ये है कि समस्याओं का निवारण करता है। पहले 3 ओम्बड्समैन अलग होते थे, बैंक के ओम्बड्समैन अलग, एनबीएफसी ओम्बड्समैन अलग, डिजिटल ओम्बड्समैन अलग। इन तीनों को जोड़ दिया गया, इसलिए इसको नाम दिया गया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का मतलब क्या है कि अगर आप बैंक में जाते हैं, एनबीएफसी में जाते हैं, आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलता, समस्या का समाधान मिल गया तो बढ़िया चीज है। अगर समस्या का निवारण नहीं मिलता है तो आप फिर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं, तब जब आप यहां से मेरे दोस्त हताश हो जाते हैं। पहले आपको बैंक, एनबीएफसी इनके पास जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी होगी। अगर ये एप्लीकेशन का रिवर्ट नहीं करते या फिर आप इनके जो डिसीजन है उससे सहमत नहीं है, देन यू कैन अप्रोच टू दी ओम्बड्समैन अंडर दिस स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओके, ये जो मैक्सिमम कंपनसेशन देता है, जो एग्जाम का सवाल बना था, वो 20 लाख रुपए है। ये जो एडिशनल कंपनसेशन देता है वो मेरे भाई 1 लाख रुपए है। ये एडिशनल कंपनसेशन 1 लाख रुपए देता है, और जो मैक्सिमम कंपनसेशन ये दे सकता है मेरे दोस्त वो 20 लाख रुपए। एडिशनल कंपनसेशन इन केस ऑफ मेंटल हैरेसमेंट, एगोनी मेरे भाई इस केस में दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इसको हर साल 20 फरवरी को मनाते हैं, तो आज भी ये डे मनाया जा रहा है। ओके, 20 फरवरी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको एड्रेस करने के लिए ग्लोबल एक्शन, सिंपल शब्दों में लोगों को अवेयर करने के लिए डे मनाया जा रहा है। ठीक है, समाज के भीतर उनके बीच एकजुटता लाने के लिए, सद्भाव, अवसर की समानता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, गरीबी को, बहिष्कार को, बेरोजगारी को दूर करने के लिए
यहाँ पर ये डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था 62nd सेशन के दौरान 2007 में, और ये फिर 20 फरवरी को सेलिब्रेट होना शुरू हुआ 2009 से। इंडिया ने इसको ऑब्जर्व किया था 2009 में, 2009 में इंडिया ने ऑब्जर्व किया था। बात समझ में आ रही है भाई, है कि नहीं? बढ़िया न्यूज। भारत ने तो तमाम इनिशिएटिव लिए हैं इस क्षेत्र में। कुछ एक दो आप लोग हाईलाइट कर सकते हो मेरे भाई? जैसे भारत ने कोई स्कीम लॉन्च करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक भी याद आ रही हो? एक भी कोई स्कीम याद आ रही हो? कुछ श्रेष्ठ स्कीम याद हो? पर्पल फेस्ट याद हो मेरे भाई? पीएम अजय याद हो? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। नमस्ते याद हो? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। स्माइल प्रोग्राम याद हो? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंटरप्राइज। पीएम दक्ष योजना। ये जितने नाम लिए ना इनको लिख लेना। अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ रखा, बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ना ही है, ठीक है? तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेरे भाई। ओके, एमसीक्यूज थे आज के अपने। टोटल जितने एमसीक्यूज, कल की न्यूज जितनी थी उन पर बेस्ड आज की न्यूज अपनी डन होती है, ठीक है? और आज 3 बजे जरूर जुड़ना मेरे दोस्त, आप लोग क्विज अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, बाकी आप लोग बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो, बैंक महापैक आपके पास होना चाहिए। बैंक इंश्योरेंस के साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हो तो आप बैंक महापैक प्लस लीजिए। बैंक महापैक प्लस का पार्ट है। इवन बैंक महापैक सिलेक्शन बॉक्स का भी पार्ट है। यहाँ पर आपको 6 प्रिंटेड बुक एक्स्ट्रा मिल जाती है। अदरवाइज बैंक महापैक और इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है मेरे भाई। कोड आप यूज कर सकते हैं Y168। अगर आपको सिर्फ जीए पढ़ना है तो ये बैच ले सकते हैं, वॉरियर प्रो बैच। इसमें फाउंडेशन क्लासेस जो फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस की चल रही है वो है सारथी। मंथली करंट अफेयर्स क्लास आज जनवरी की इसमें होगी मेरे भाई। यहाँ पर एमसीक्यू क्लासेस चलती हैं। तो टोटल 5 बैचेस का कॉम्बो है इसमें, और इसमें मंथली टेस्ट भी ऐड कर दिए मेरे भाई करंट अफेयर्स के। ओके, करंट अफेयर्स के आपको 4 टेस्ट मिलते हैं इसमें हर महीने इस वॉरियर प्रो में मेरे भाई। इसका जो प्राइस है वो आपका 1562 है फॉर 12 मंथ। Y168 आप कोड यूज कर सकते हैं। बाकी टेस्ट गुरु है जो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज है, स्पेशली एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए। एसबीआई पीओ प्री केस में आपको 10 टेस्ट मिलते हैं। क्लर्क मेंस की बेसिकली वैसे तो जीए की टेस्ट सीरीज है, ओनली फॉर जीए, बट एडिशनल इसमें 2 चीज ऐड करा दी है। प्री के मॉक टेस्ट भी इसमें ऐड करा दिए हैं। ओके, सेम आप 279 का ही आपको पड़ेगा। Y168